बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 6 अगस्त 2022 से दिन है जी संडे, इतवार का 165वां रोज़ था आज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि वेस्टर्न और यूरोपियन मीडिया ज़ाहिर है अपने एजेंडे के तहत, अपने प्रोपेगेंडे के तहत रिपोर्ट कर रहा है, और हमारे मीडिया ने भी वो खबरें उठाकर एज इट इज़ वो छापी हुई हैं, शायद आप तक भी वो खबरें पहुंची हों। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके सामने रखूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा था कि यूक्रेन सिविलियंस को ढाल बना रहा है। स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स में मिलिट्री बेसिस बनाई जाती हैं, फिर रशिया हमला कर देता है तो सिविलियंस मारे जाते हैं। इस रिपोर्ट पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था और ये कहा था कि हमारा यूक्रेन के अंदर जो ऑफिस है एमनेस्टी इंटरनेशनल का, उसको बंद किया जाए। इतना ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। तो आज यूक्रेन की जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑफिस है, वहाँ पर जो हेड कर रही थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एहतजाजन, और ये कहा कि मैंने इस रिपोर्ट के मुरतब होने पर ये बहुत ज़्यादा एहतजाज किया था और ये कहा था कि इस रिपोर्ट को मुरतब करने से पहले यूक्रेन का मौक़िफ़ ले लें, मुकम्मल पिक्चर आप क्लियर देख लें और आप इस तरह रिपोर्ट जारी ना करें। खैर, यूक्रेन के ऑफिस की हेड ने रिज़ाइन कर दिया और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक ख़त के ज़रिए मुआफ़ी मांगी। यूक्रेन से माफ़ी मांगते हुए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं अगर आपके जज्बात मजरूह हुए हैं, और बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूक्रेन के अवाम, यूक्रेन के ऑफिशियल्स। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन रिपोर्ट दुरुस्त है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि आप सिविलियंस को ढाल बना रहे हैं, जो भी आपके जज्बात हैं जंग को लेकर, रशिया को लेकर, तो वो अपनी जगह, लेकिन हम ह्यूमन राइट्स को देखते हैं। तो हमने ये देखा, हमने ये रिसर्च की कि सिविलियंस को आपकी वजह से, आपकी मिलिट्री बेसिस की वजह से, आपकी मिलिट्री स्ट्रेटजी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो माजरत, लेकिन रिपोर्ट को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन इस तरह से कर रहा है। अभी मैं आपको रिसेंट एक मिसाल बता दूं जो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया। ज़ेपोरिज़िया का न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है पूरे यूरोप का। इस पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन और रशिया एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि तुमने हमला किया, तुमने शेलिंग की। अब मैं आपको ये बता दूं, ज़ेपोरिज़िया पावर प्लांट रशिया कंट्रोल कर चुका है। कुछ इस तरह की खबरें सामने आई थी कि रशिया ने ज़ेपोरिज़िया का पावर प्लांट इसलिए कंट्रोल किया क्योंकि जो कंट्रोल कर चुका है रशिया इलाके, डॉनबास का रीजन हो गया, फिर उससे आगे खिरसोन हो गया, फिर मिकोलाइव हो गया, ओडेसा हो गया, जो भी इलाके रशिया कंट्रोल करेगा, तो ज़ेपोरिज़िया के पावर प्लांट से उन्हें रशिया बिजली सप्लाई करेगा। ये रशिया का मंसूबा मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में सामने आ गया था। तो स्टार्ट में ही ज़ेपोरिज़िया का पावर प्लांट रशिया ने कंट्रोल कर लिया था। अब उस पर हमला कौन कर रहा है? रशिया तो नहीं कर रहा, ऑब्वियसली यूक्रेन कर रहा है। चलें कह लेते हैं कि दोनों में से कोई एक पार्टी, कोई एक कंट्री की जो फोर्सेस हैं वो ज़ेपोरिज़िया के पावर प्लांट पर हमला कर रही हैं। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि वॉच डॉग है इन पावर प्लांट्स का, उसकी जानिब से भी एक स्टेटमेंट सामने आई कि आग से क्यों खेल रहे हो। उसकी वजह मैं आपको बताऊं क्या है। उसकी वजह एक और डिज़ास्टर हुआ था यूक्रेन के अंदर ही, तब ये सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था यूक्रेन। आपने लाजमी उस डिज़ास्टर के बारे में सुना होगा। वो वर्स्ट डिज़ास्टर था चेरनोबिल का न्यूक्लियर डिज़ास्टर सोवियत यूनियन के दौर में 1986 में। अप्रैल का महीना था, 26 तारीख थी, आधी रात को ये डिज़ास्टर हुआ था चेरनोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। और कहा जाता है कि हिरोशिमा से 400 गुना ज़्यादा ये पावरफुल था। इसमें से जो न्यूक्लियर रेडिएशन निकली थी इस धमाके, इस हादसे के बाइस, तो उसने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया था। चेरनोबिल के हादसे के नतीजे में सैकड़ों लोग कैंसर की वजह से मर गए थे। बहुत बड़ा हादसा था। तो इस तरह का हादसा दोबारा हो सकता है अगर ज़ेपोरिज़िया के पावर प्लांट में भी इस तरह से कोई ज़्यादा शेलिंग की गई यूक्रेन की जानिब से या रशिया की जानिब से। ऑब्वियसली यूक्रेन ही कर रहा है, जिसके कंट्रोल में है वो पावर प्लांट। वो क्यों कर वहाँ पर शेलिंग करेगा या उसके अतराफ़ में लड़ाई करेगा या फिर ऐसा धमाका खेज़ मवाद उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रखेगा, जबकि खुद सोवियत को एक्सपीरियंस है चेरनोबिल के न्यूक्लियर डिज़ास्टर का। तो खैर यूक्रेन की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। फिर इंटरनेशनल इदारे एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से ये एहतजाज किया गया और ये कहा गया कि ज़रा एहतियात से कभी दोबारा से
तारीख ना रिपीट कर देना, फिर ये जंग तो एक तरफ रह जाएगी और इस ज़पोरिज़िया के इतने बड़े पावर प्लांट से जो न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलेंगी तो फिर जंग तो एक तरफ रह जाएगी, इसके जो असरात होंगे वो यूरोप भुगतता रह जाएगा सालों। इसी तरह की एक खबर इंटरनेशनल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि खिरसोन, ज़पोरिज़िया के साथ है खिरसोन का इलाका, जिसे यूक्रेन जो है वो रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा से वहाँ पर ऑपरेशन यूक्रेन ने स्टार्ट कर दिया कि हम खिरसोन को वापस ले रहे हैं। हमले किए गए, पुल तोड़ दिया गया, सप्लाई लाइन रशिया की डिस्टर्ब कर दी गई। तो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है जी कि फंस गया जी रशिया, सप्लाई लाइन्स इसकी टूट गई और खिरसोन आने वाले दिनों में यूक्रेन कैप्चर कर लेगा। अब मैं आपको मैप आपको नज़र आ रहा होगा, खिरसोन है ये खिरसोन है, इसको सप्लाई किया जा रहा था असलहा इधर से। ये है क्राइमिया का इलाका जो कि रशिया ने 2014 में कंट्रोल किया था। तो यहाँ से असलहा, गोला बारूद, फौजी सप्लाई कर रहा था रशिया खिरसोन में अपने जो ट्रूप्स हैं उन्हें। अब खिरसोन और क्राइमिया को एक ही पुल, एक ही रास्ता, एक ही रेलवे ट्रैक वो जोड़ रहा था। तो यूक्रेन ने क्या किया, उस पुल को तबाह किया और यूक्रेन ने फिर ढिंडोरा पीटा। फिर वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन मीडिया ने उसे रिपोर्ट किया कि जनाब सप्लाई लाइन टूट गई और रशिया फंस गया। अब आप खुद देखें मैप पर, क्या ये एक ही रास्ता था? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्राइमिया का कोई लैंड बॉर्डर रशिया से नहीं मिलता, ब्लैक सी में उतरना ही पड़ता है। ब्लैक सी में अगर आप उतर रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट खिरसोन को सप्लाई दे सकते हैं, क्राइमिया की आपको ज़रूरत नहीं है। ब्लैक सी के रास्ते से दे सकते हैं, क्राइमिया को भी ब्लैक सी के रास्ते से प्रोवाइड की जाती है, फिर क्राइमिया से खिरसोन जा रही थी। दूसरी सप्लाई लाइन डॉनबास रीजन, ये रास्ता जो है वो रशिया कंट्रोल कर चुका है, ये रास्ता भी खुला हुआ है, ब्लैक सी का रास्ता भी खुला हुआ है। सिर्फ क्राइमिया का रास्ता नहीं था कि खिरसोन की सप्लाई लाइन बंद हो गई। अब इस तरह की रिपोर्टिंग की जा रही है कि रशिया फंस गया, सप्लाई लाइन टूट गई, यूक्रेन हावी हो रहा है, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा असलहा, गोला बारूद वेस्टर्न कंट्रीज़, नेटो ममालिक की जानिब से प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए रशिया ने नॉर्थ कोरिया से मदद मांग ली है। इस तरह की रिपोर्टिंग इंटरनेशनल मीडिया पर भी हो रही है और मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स पर, अपने मीडिया पर भी इस तरह की रिपोर्टिंग होते देखी कि रशिया जो है वो जंग हार रहा है, इसलिए नॉर्थ कोरिया से रशिया ने मदद मांग ली। अब मैं आपको बताऊं, ये अभी तक क्रेमलिन ने कंफर्म नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने रशिया को ऑफर किया कि आप हमारे से जो वॉलंटियर्स हैं वो ले लें डॉनबास की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जंग ज़दा डॉनबास की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो जंग के इलाकों में भी काम कर सकते हैं। और फ़ौजी भी ऑफ़र किए नॉर्थ कोरिया ने रशिया को कि हमारे फ़ौजी ले लो 1 लाख और वो आपके काम आ जाएंगे। क्यों? रशिया ने अभी तक जवाब नहीं दिया। रशिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बहरहाल कुछ खबरों के ज़रिए चीज़ें सामने आई कि वो राज़ी हैं और वो ये मशवरा दे रहे हैं व्लादिमीर पुतिन को कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर नॉर्थ कोरिया की जानिब से ऐसी ऑफ़र की जा रही है तो आप ले लें, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को क्या चाहिए मैं आपको बताऊँ। नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। नॉर्थ कोरिया पर हज़ारों सैंक्शंस अमेरिका ने आयद कर रखे हैं। नॉर्थ कोरिया आइसोलेटेड है। नॉर्थ कोरिया बीइंग अ कंट्री भी, उसने खुद को भी आइसोलेट किया हुआ है पूरी दुनिया से। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम जोंग उन, उनका आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया के अंदर जो कवानीन हैं, जो सख्तियां हैं, नॉर्थ कोरिया के पास कुछ नहीं है सिवाय फ़ौज के, सिवाय असलहे के, सिवाय ताकत के, सिवाय मिसाइल्स के। उनके पास कुछ नहीं है। उनके टेलीविज़न पे 3 चैनल्स दिखाए जाते हैं जिन पर किम फैमिली जो है उसकी तारीफ़ें बयान की जाती हैं। नॉर्थ कोरिया के अवाम जो है उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जो बाहर से अंदर आ रहे हैं उन्हें नॉर्थ कोरियन से बात करने की इजाज़त नहीं है। अगर एक नॉर्थ कोरियन कोई क्राइम कर दे तो फिर उसकी 3 पुश्तें सज़ा भुगतती हैं। यानी अगर मैंने क्राइम कर दिया तो मेरे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे भी क्राइम भुगतेंगे। तो इस तरह के कवानीन नॉर्थ कोरिया के अंदर हैं। नॉर्थ कोरिया एक डिप्राइव्ड कंट्री है जिसे यूएन की सैंक्शंस का सामना है, अमेरिका की सख्तियों का सामना है, और नॉर्थ कोरिया दोस्त यार ढूंढता फिरता है पूरी दुनिया में। चाइना नॉर्थ कोरिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, रशिया के हैं, भारत भी नॉर्थ कोरिया से लेन देन करता है। तो नॉर्थ कोरिया ऐसे से दोस्त ढूंढता फिरता है। यही वजह थी कि नॉर्थ कोरिया ने जो डॉनबास रीजन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को उन्हें सबसे पहले किसने तस्लीम किया था?
रशिया के बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा था मैं तस्लीम करता हूं। फिर अब नॉर्थ कोरिया ने रशिया को ऑफर की कि मेरे पास यही है, इसके अलावा तो मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, ये फौजी हैं, ये वॉलंटियर्स हैं, आपको चाहिए तो ले लें। और इस तरह के सख्त फौजी हैं नॉर्थ कोरिया के। मैं आपको बता दूं बहुत पावरफुल आर्मी है नॉर्थ कोरिया के पास। अगर कुछ है तो वो बहुत पावरफुल आर्मी है, बहुत मजबूत असलहा और मिसाइल्स हैं। और नॉर्थ कोरिया ने ऑफर भी कोई ऐसी वैसी नहीं कि उसने कहा हम असलहे समेत अपने फौजियों को भेजेंगे, लेकिन उसके बदले में आप यूएस की सैंक्शंस को बाईपास करते हुए हमें गंदम तेल, बहुत ज़रूरत है नॉर्थ कोरिया को, गंदम तेल उन्हें चाहिए, रशिया के पास वाफर मकदार में, आजकल तो फालतू है। तो रशिया अभी भी नॉर्थ कोरिया की इस ऑफर पर गौर कर रहा है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन मीडिया ने ये नॉर्थ कोरिया की ऑफर उठाकर इस तरह से इसे पोर्ट्रे किया कि देखो रशिया को शिकस्त का सामना हो रहा है इतनी बुरी तरह से कि अब वो नॉर्थ कोरिया के फौजियों का सहारा लेगा। रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया से मदद ले रहा है, फौजी मांग रहा है नॉर्थ कोरिया से, फौजी मांग नहीं रहा, नॉर्थ कोरिया दे रहा है। रशिया के ऊपर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि वो यूक्रेन से जंग में उसे फौजियों की ज़रूरत पड़ जाए। जितनी मर्जी झूठी रिपोर्टिंग करता रहे वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया, लेकिन ये क्यों कर रहा है? सर्दियां बहुत करीब हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब कौन सा प्रोपेगेंडा लड़ाया जाए कि रशिया को पूरी दुनिया में वीक कहकर, आइसोलेटेड कहकर फतह का ढंडोरा मचाया जाए और ये कहा जाए कि रशिया जो है उसे हमने शिकस्त दे दी। तो नॉर्थ कोरिया ने ऑफर किया रशिया को, रशिया से मांगी है उसने गंदम तेल, और रशिया अभी नॉर्थ कोरिया की ऑफर पर गौर कर रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, जो रशिया के एक्सपर्ट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो राज़ी हैं कि नॉर्थ कोरिया की ये जो ऑफ़र है इसे कबूल कर लेना चाहिए। नॉर्थ कोरिया एक आइसोलेटेड कंट्री है जिसे आइसोलेट करने की कसम खाई हुई है अमेरिका ने। ईरान और रशिया की तरह नॉर्थ कोरिया को भी आइसोलेट करने की कसम खाई हुई है अमेरिका ने। तो फिर एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे रशिया के। एक तो उन्हें नॉर्थ कोरिया के पावरफुल आर्मी मिल जाएगी विद इक्विपमेंट, और दूसरा नॉर्थ कोरिया को गंदम तेल देकर नॉर्थ कोरिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर साथ खड़े होकर आप किसे मैसेज दे रहे हैं? अमेरिका को मैसेज दे रहे हैं कि आप नहीं आइसोलेट कर सकते। पूरी दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जो रशिया के ग्रुप में, रशिया के ब्लॉक में हैं, चाइना के ब्लॉक में हैं। तो रशिया और यूक्रेन में कई मरतबा बता चुका हूँ कि रशिया और यूक्रेन का मिलिट्री कंपैरिजन नहीं है। जितना मर्जी ये प्रोपेगेट करते रहे वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया, और कहीं ना कहीं मीडिया जो है वो एक मैजिक बुलेट है, तो मीडिया का इम्पैक्ट है, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट, ये मोमेंटम बनाने में वेस्टर्न मीडिया और यूरोपियन मीडिया कामयाब हुआ है कि रशिया जो है वो सफ़र कर रहा है। रशिया को रेजिस्टेंस का सामना है कि मैप देखें आप, रेड ही रेड है, और ये रशिया अपनी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सर्दियां आने दें, फिर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता आप खुद देखेंगे। जो नॉर्थ कोरिया की ऑफ़र है वो रशिया के फ़ायदे में है। रशिया दो मैसेजेस दे सकता है अमेरिका को इस ऑफ़र को कबूल करने से। ऐसे नहीं है कि इस ऑफ़र के बगैर जैसे यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मिन्नतें करते हैं, असलहा दो, फौजी दो, गोले दो, बारूद दो, मर्सनरीज दो, तो इस तरह की सिचुएशन रशिया के लिए ऑब्वियसली नहीं है। रशिया एक जाइंट है। रशिया के अंदर जो लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है कि जंग हो रही है। रशिया बहुत बड़ा है, मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। इस वक्त यूक्रेन के लिए बेहतर यह है कि इस तरह की झूठे प्रोपेगेंडे करने से बेहतर यह है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमले करने से बेहतर यह है कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सोची में जो मुलाकात की थी व्लादिमीर पुतिन से, वहां से एक और खबर बाहर आई कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से रशिया के सदर को ऑफर की कि आप आ जाएं तुर्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मैं बुला लेता हूं, दोनों बैठ जाएं, बात कर लें, इस जंग को ख़त्म कर देते हैं। ये रजब तैयब एर्दोगान ने व्लादिमीर पुतिन को ऑफर की, लेकिन व्लादिमीर पुतिन अभी बातचीत की टेबल पर मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक नहीं बैठेंगे जब तक यूरोपियन कंट्रीज़ को सर्दियों का मज़ा नहीं चखा देता, तब तक रशिया बातचीत की टेबल पर नहीं बैठेगा। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।